नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 3 धातु एवं अधातु को शुरू करेंगे। इसका भाग 1 करेंगे और आगे धीरे धीरे इसके 5-6 पार्ट में इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे। बच्चों, इस चैप्टर को आपको बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में और आसान नोट्सों के साथ समझाया जाएगा। जैसे कि हमने पिछले 2 चैप्टर को समझा था, तो आप हमारी ये सीरीज लगातार देखते रहिए। आपको विज्ञान अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा और आपको ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके प्रश्न और आंसर आपको आसानी से समझ में आने लगेंगे। बच्चों, यदि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आए तो आप इन सभी वीडियो को, सभी क्लासों को अधिक से अधिक लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री है और मैं आपको भी फ्री पढ़ा रहा हूँ और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और आप इन सभी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी गरीब छात्रों की मदद हो सके। देखो, जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये मैं गरीब छात्रों की मदद करने के लिए कर रहा हूँ। तो आपसे निवेदन है सभी से, जो भी हमारे चैनल पर हैं, जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, वो इन सभी क्लासों को अधिक से अधिक शेयर करें अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, जो भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट यूज करते हैं उन पर आप इन्हें अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी गरीब छात्रों की मदद हो सके। जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो छात्र इनके माध्यम से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं, धातु और अधातु। तो बच्चों देखो, ये धातु और अधातु, इनको समझने से पहले में तत्व की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। देखो, तत्व क्या होता है, जब मैंने केमिस्ट्री का जो बेसिक बताया था आपको, उसमें अच्छी तरह से समझाया था कि तत्व क्या होता है। और आपने पिछली क्लास 9th में भी समझा होगा कि तत्व क्या होता है। फिर भी आपने नहीं समझा हो तो आज हम बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करेंगे। तो देखो, तत्व क्या होता है बच्चों, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर तत्व बना होता है। एक ही प्रकार के जो परमाणु है ना, वो मिलकर क्या बनाते हैं, तत्व बनाते हैं। अब परमाणु क्या होते हैं, पदार्थ जो होता है उसकी सबसे छोटी इकाई परमाणु है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु है। और परमाणु अविभाज्य कण है, वो विभाजित नहीं होता है। और उसी प्रकार के एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, तत्व का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लोहा है, तो लोहे में लोहे के ही परमाणु होंगे। चांदी है, चांदी में चांदी के ही परमाणु होंगे। कार्बन है, कार्बन में कार्बन के ही परमाणु होंगे। तो ये जो मैंने उदाहरण बताई है, सबके सब तत्वों के उदाहरण हैं, क्योंकि ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्व की परिभाषा की। तो तत्व की परिभाषा क्या होती है, एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं, तत्व का निर्माण करते हैं। ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए आपको, एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, अब तक इस पृथ्वी पर 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितने तत्व हैं टोटल, 118 तत्व है, ठीक है। अब तक हमारी जो पृथ्वी है ना, उस पर 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो तत्व है ना 118, इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया इसे, 3 पार्ट में। पहला है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरी है उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। अब इन 118 तत्वों में मैं कैसे पता चलेगा, कैसे हम पहचान करेंगे कि कौन सी धातु है, कौन सी उपधातु है और कौन सी अधातु है। तो इसी को हम अच्छी तरह से इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो देखो, जो धातुएं होती है ना, वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। या आप सीधा बोल सकते हो, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। अब जैसे धातु का उदाहरण है आपके कॉपर है, पारा है, सोडियम है, सोना है,
आयरन है, चांदी है, मैग्नीशियम है, इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, तो बच्चों धातु का उपयोग आज से बहुत सालों पहले से होने लगा था, बहुत हजारों लाखों सालों पहले से ही धातु का उपयोग मनुष्य कर रहा है। सबसे पहले ये जो कॉपर थी इसका उपयोग किया जाता था हथियार बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए। किसका उपयोग किया जाता था? कॉपर का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो देखो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। अब बच्चों कैसे, उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए एक धातु है Na मतलब सोडियम, तो ये क्या करता है? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो Na+ और E-, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो फिर भी क्या बनाता है? धनायन बनाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, अब इस पृथ्वी पर 80 से अधिक क्या है? धातुएं हैं। 118 में से 80 से अधिक तो क्या है? धातु है। ठीक है, समझ में आ गया? धातु किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। और त्याग कर भी क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा है अधातु। तो देखो अधातु क्या होता है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके भी क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। देखो ये तो त्याग कर भी धनायन बनाते हैं और ये ग्रहण करके भी क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, कार्बन है और भी बहुत सारी अधातुएं हैं। बात समझ में आ गई? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। या अगर मान लो इतनी याद नहीं हो तो डायरेक्ट क्या लिखोगे कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? अधातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं क्या कहलाते हैं? धातु। ठीक है, समझ में आ गया दोनों? इनके उदाहरण भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। अब बात आती है उपधातु की। तो देखो बच्चों उपधातु क्या होती है? उपधातु मतलब वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, धातु के गुण भी हो और अधातु के गुण भी हो, उसे कहा जाता है उपधातु। मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागे भी सही और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करे, दोनों ही गुण पाए जाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते भी हो और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करते हो क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। तो देखो कुछ तत्वों में धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उपधातु कहते हैं। जैसे उदाहरण आपको इसके इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद रखने हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑर्सेनिक। ठीक है, ये अच्छी तरह से इसके उदाहरण याद रखने हैं उपधातु के। उपधातु किसे कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है। तो समझ में आ गया? धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं और उपधातु किसे कहते हैं। इसके बाद हम बच्चों इसके गुण देखेंगे, इनके गुण देखेंगे, भौतिक गुण देखेंगे, रासायनिक गुण देखेंगे, जिनसे हम इनकी पहचान कर सकते हैं कि कौन सी धातु है और कौन सी अधातु है। समझ में आया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म। बच्चों इन भौतिक गुणधर्मों से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है। तो देखो भौतिक गुणधर्म का मतलब है कि हमें सामने से वो कैसी दिखाई देती है, उसका स्वरूप कैसा है, उसे कहेंगे हम भौतिक गुण। ठीक है, तो देखो धातु और अधातु के भौतिक गुण, तो यहाँ पर हम साथ में करेंगे दोनों को, धातु को भी और अधातु को भी, ताकि आपको धातु के याद होंगे तो साथ के साथ अधातु के भी याद हो जाएंगे। तो देखो यहाँ तो मैंने लिए गुणधर्म, यहाँ है धातु और यहाँ है अधातु। ठीक है, तो देखो सबसे पहला गुणधर्म है धात्विक चमक। तो बच्चों क्या होता है कि धातु की सतह चमकदार होती है। धातु की जो सतह है ना, धातु की सतह वो कैसी होती है? चमकदार होती है। उदाहरण के लिए सोना, बताइए सोने से ज्यादा चमकदार कौन होगा? ठीक है, तो देखो
धातु की सतह चमकदार होती है, जैसे उदाहरण के लिए सोना। यदि धातु पर जंग लगा हुआ है या ऑक्साइड की परत भी चढ़ी हुई है तो जैसे हम उसको साफ करेंगे तो धातु की सतह कैसी दिखाई देगी? चमकदार दिखाई देगी। तो इस गुण को कौन सा गुण कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। जबकि बच्चों अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं, अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। लेकिन बच्चों अधातु में भी एक अधातु ऐसी होती है जो चमकीली होती है और उसका नाम है आयोडीन। क्या नाम है? आयोडीन। मतलब यहाँ पर आयोडीन अधातु में एक अपवाद है, क्योंकि अधातु की सतह चमकीली नहीं होती है, लेकिन आयोडीन की सतह क्या होती है? चमकीली होती है। और आयोडीन क्या है? अधातु है। तो आप याद रखिएगा, ऐसी अधातु का नाम बताइए जो चमकीली होती है, उसका नाम क्या होगा बच्चों? आयोडीन हो जाएगा। तो पहला गुण समझ में आ गया। दूसरा गुण है कठोरता। तो देखो धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। सब धातुएं सामान्यतः क्या होती है? कठोर होती है। जैसे लोहा देखा होगा, चांदी देखी होगी, ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 धातुएं ऐसी हैं जो कठोर नहीं होती है और इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हैं चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं। अब अधातुएं देखो, अधिकतर अधातुएं कठोर नहीं होती है, अधिकतर अधातुएं कठोर नहीं होती है, लेकिन कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। कार्बन का अपरूप हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। तो बताइए प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। और हीरा क्या है बच्चों? अधातु है। क्या है? अधातु। आ गया समझ में? अब तीसरा जो गुणधर्म है वो है रूप। देखो यहाँ पर धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। धातुएं कमरे के ताप पर किस रूप में पाई जाती है? ठोस रूप में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है, मरकरी या पारा द्रव के रूप में पाया जाता है। तो उस धातु का नाम बताइए जो द्रव के रूप में पाई जाती है। तो वो है मरकरी या पारा। मरकरी या पारा ऐसी धातु है जो द्रव के रूप में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, द्रव के रूप में पाई जा सकने वाली धातु का नाम बताए, तो हो जाएगा मरकरी या पारा। अब अधातु में देखो, अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है। अधातुएं ठोस या गैस के रूप में पाई जाती हैं, किंतु ब्रोमीन अधातु द्रव के रूप में पाई जाती हैं। ब्रोमीन अधातु ऐसी हैं जो किस रूप में पाई जाती हैं? द्रव के रूप में पाई जाती हैं। आप अच्छी तरह से याद रखें, ऐसी अधातु का नाम बताए जो द्रव के रूप में पाई जाती हैं, ब्रोमीन। ऐसी धातु का नाम बताए जो द्रव के रूप में पाई जाती हैं, मरकरी या पारा हो जाएगा। ठीक है। अगला गुण है बच्चों अघात वर्ध्यता। देखो अघात वर्ध्यता क्या होता है? कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जाती है, इसे कहते हैं अघात वर्ध्यता। अघात वर्ध्यता किसे कहते हैं? कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? अघात वर्ध्यता कहते हैं। अधातुएं अघात वर्ध्य नहीं होती हैं, मतलब अधातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगला गुण है बच्चों तन्यता। देखो तन्यता क्या होता है? धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातु जो होती है उनको पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, मतलब उनसे क्या बनाया जा सकता है? तार बनाए जा सकते हैं। जैसे आप देखते हो हमारे घरों में जो बिजली के जो तार होते हैं वो सभी तार किसके होते हैं? एल्यूमिनियम के, कॉपर के, है ना। तो तार जैसे लोहे के तार देखे होंगे आपने, तो ये सभी जो तार हैं वो किसके हैं? धातुएं के हैं। तो उस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। धातुओं का वह गुण जिससे धातुओं को खींचकर किस रूप में बदला जा सकता है? तार के रूप में बदला जा सकता है, उसे धातुओं का तन्यता गुण कहते हैं। बात समझ में आ गई। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, 1 ग्राम जो सोना है, 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। देखो
1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि सोना सबसे तन्य धातु है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना है। 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। समझ में आ रही है बातें? चलिए, अधातुएं तन्य नहीं होती है, अधातुओं को तार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अधातुओं को तार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। तो बच्चों, ये गुणधर्म आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कुछ और गुणधर्म है जिसको भी हम अभी देखते हैं। पहले इनको एक बार फिर से समझा देता हूं ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि धातु कौन सी होती है और अधातु कौन सी होती है। तो देखो, सबसे पहले धात्विक चमक। तो बच्चों, धातुओं की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। जैसे सोना है, चांदी है, लोहा भी ले सकते हो, इनकी सतह क्या होती है? चमकदार होती है। जबकि अधातुएं की सतह चमकदार नहीं होती है। लेकिन एक अधातु ऐसी है आयोडीन, जिसकी सतह क्या होती है? चमकदार होती है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा गुण देखा हमने, कठोरता। सामान्यतः धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। लेकिन 3 धातुएं ऐसी हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो बिल्कुल मुलायम होती है और इन्हें चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, याद रखिएगा। और अधातुएं, अधिकतर अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, कठोर नहीं होती है। लेकिन कार्बन का एक अपरूप हीरा, जो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। अगला गुण देखा था हमने, रूप। तो देखो, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है। धातुएं कमरे के ताप पर क्या होती है? ठोस होती है। लेकिन एक अधातु है मरकरी या पारा, जो द्रव के रूप में पाई जाती हैं। किस रूप में पाई जाती हैं? द्रव के रूप में। तो द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु का नाम बताए? मरकरी या पारा। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है। जो अधातुएं होती है या तो ठोस के रूप में पाई जाती है या गैस के रूप में पाई जाती है। लेकिन एक अधातु ऐसी है, ब्रोमीन, जो किस रूप में पाई जाती हैं? द्रव के रूप में पाई जाती हैं। अगला गुण देखा था बच्चों, अघात वर्ध्यता। अघात वर्ध्यता होता है धातुओं को पीटकर पतली चद्दर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसे कहते हैं अघात वर्ध्यता। जबकि अधातुएं अघात वर्ध्य नहीं होती हैं। फिर अगला गुण था तन्यता। तन्यता क्या है? धातुओं को पतली तार बनाई जा सकती है, यानी कि धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। इस गुण को कहते हैं तन्यता। और 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसका मतलब सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना है। ठीक है, उधर अधातु तन्य नहीं होती हैं। तो बच्चों, ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, इसके बाद और गुण देखते हैं। जो गुणधर्म है वो है घनत्व। तो देखो क्या होगा, धातु में इनका घनत्व अधिक होता है और गलनांक उच्च होता है। धातुओं का जो घनत्व होता है ना, वो अधिक होता है और गलनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। देखो, गलनांक का मतलब क्या होता है? धातु जिस तापमान पर पिघलती है उसे कहते हैं धातु का गलनांक। तो धातुओं को पिघलने के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे लोहा है, सोना, चांदी, इनको अगर पिघलाना है तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा तापमान की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जबकि अधातु में क्या होता है? इनका घनत्व भी कम होता है और गलनांक भी क्या होता है? कम होता है। आसानी से इसको पिघलाया जा सकता है कम तापमान पर। तो याद रहे, धातु का गलनांक भी उच्च होता है और घनत्व भी अधिक होता है, जबकि अधातु का गलनांक भी कम होता है और घनत्व भी अधिक होता है। अगला जो गुण है देखो, विद्युत व उष्मा के चालन। यानी कि धातु में क्या होता है? विद्युत और उष्मा का चालन होता है। यानी कि धातुएं विद्युत व उष्मा की सुचालक होती है। मतलब धातु में क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आप सभी इसको भली भांति जानते हो। जो हमारे घरों में जो तार बने हुए हैं बिजली के, वो किसके बने हुए हैं? धातुओं के ही बने हुए हैं, जिनमें विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। आप कोई सी भी धातु ले लें और उसके एक सिरे को पकड़ लें और दूसरी तरफ लाइट का तार लगाए, तो क्या उसमें करंट प्रवाहित होगा? हाँ, जरूर होगा। इसका मतलब धातु में क्या होता है? विद्युत प्रवाह होता है, यानी कि धातु विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरा देखो कि धातु
ऊष्मा की भी सुचालक होती है। कैसे? जैसे लोहे की रॉड ले ली हमने, उसके एक सिरे को गर्म किया तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा, मतलब उसमें ऊष्मा का क्या हो जाएगा? प्रवाह हो जाएगा। तो जो धातुएं होती है वो विद्युत व ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। लेकिन बच्चों कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जैसे सीसा और मरकरी, ये अपवाद है, ये विद्युत की सुचालक नहीं होती है, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो आप अच्छी तरह से याद रखें। अधातु में देखो, सामान्यतः अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है। मतलब ये जो अधातुएं होती है इनमें न तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है न ही ऊष्मा का प्रवाह होता है। मतलब जैसे लकड़ी ले ली हमने, अब लकड़ी के एक सिरे को जलाया तो क्या दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा? नहीं होगा। एक सिरे पर वायर लगाया तो क्या दूसरे सिरे पर करंट आ जाएगा? नहीं आएगा, यदि लकड़ी सूखी है तो। ठीक है, इसलिए अधातुएं क्या होती है? विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है। और बच्चों यहाँ पर भी एक अपवाद है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसी अधातु है जो विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आ गया समझ में? अगला जो गुणधर्म है बच्चों वो है ध्वनिक। अब देखो ध्वनिक क्या होता है? यदि धातुओं को कठोर सतह से टकराई, धातुएं जो होती है वो कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है। धातुएं कठोर सतह से टकराएगी ना तो क्या निकालेगी? आवाज निकालेगी। इस गुण को कहते हैं ध्वनिक। इस गुण को क्या कहते हैं? ध्वनिक। देखो, धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, जबकि अधातुएं आवाज नहीं करती है। अधातुएं आवाज नहीं करती है। ध्वनिक गुण केवल किसमें पाया जाता है? धातुओं में पाया जाता है, अधातुओं में नहीं पाया जाता है। अगला देखो बच्चों, ऑक्साइड। तो देखो ऑक्साइड क्या है कि अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। अधिकतर जो धातुएं है ना वो कौन सा ऑक्साइड बनाती है? क्षारीय ऑक्साइड। जबकि अधिकतर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। कौन सा? अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए धातु में MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि ये धातु का ऑक्साइड है तो ये किस प्रकृति का है? ये क्षारीय प्रकृति का है। जबकि यहाँ पर देखो जैसे SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये जो अधातु का ऑक्साइड है ये किस प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि अम्ल व क्षारक मिलकर लवण और क्या बनाते हैं? जल बनाते थे ना। लेकिन अम्ल और धातु ऑक्साइड मिलकर भी क्या बनाते थे? लवण और जल बनाते थे। मतलब धातु ऑक्साइड किसकी जगह कार्य कर रहा था? क्षारक की जगह। इसलिए धातु का जो ऑक्साइड होता है वो कौन सी प्रकृति का होता है? क्षारीय। जबकि अधातु का ऑक्साइड कौन सी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। तो बच्चों ये थे आपके धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अब आप फर्क भी बता सकते हो कि कौन सी धातु होती है और कौन सी अधातु होती है। एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, सब छठा नंबर का जो गुणधर्म था वो था घनत्व। तो बच्चों धातुओं का घनत्व अधिक होता है और गलनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। जबकि अधातुओं का घनत्व भी कम होता है और गलनांक भी कम होता है। अगला गुण था विद्युत व ऊष्मा के चालक। जो धातुएं होती है, सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद है। सीसा और मरकरी जो विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। ठीक है, अधातु में देखो, सामान्यतः अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है, लेकिन एक अपवाद है यहाँ पर भी, ग्रेफाइट। ये विद्युत व ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। अगला देखो ध्वनिक। धातुओं को कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है। ये कठोर सतह से टकराएगी तो आवाज उत्पन्न करेगी, इसे ध्वनिक गुण कहते हैं। ये धातुओं में पाया जाता है जबकि अधातुओं में नहीं पाया जाता। लास्ट देखा था हमने ऑक्साइड, यानी कि अधिकतर जो धातुएं हैं वो कौन सा ऑक्साइड बनाएगी? क्षारीय। जबकि अधातुएं कौन सा ऑक्साइड बनाएगी? अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो बच्चों आज की ये क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये भौतिक गुण अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगली क्लास में हम धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये क्लास देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।